स्टूडेंट्स ऑफ एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश, आज हमारे इस लेक्चर 4 हिंदी वर्जन लेक्चर में हमारा टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलियरी माइट। स्टूडेंट्स, हम स्टडी करेंगे माइट की। हमारे पिछले लेक्चर्स में हमने अब तक स्टडी किया है मे को, वुड को और शुड को। आइए देखते हैं ये माइट क्या है। अगर हिंदी ट्रांसलेशन के अनुसार इसको देखें या इंग्लिश में भी टेंस के अनुसार माइट को देखें तो माइट रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस को, और माइट डिस्प्ले करता है पॉसिबिलिटीज़ को। अब कौन सी पॉसिबिलिटीज़ माइट के अंदर आती हैं ये हम जानेंगे इस लेक्चर में। आइए शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी। स्टूडेंट्स, कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि माइट तो मे का पास्ट है, लेकिन रियली जो पास्ट है वो माइट हैव होता है। स्टूडेंट्स, मे का पास्ट माइट कुछ कंडीशंस में माना जाता है जब आप कुछ नरेशन या दूसरे यूजेज कर रहे हों, नहीं तो मे और माइट दोनों ही प्रेजेंट और फ्यूचर के सेंस रखते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पर माइट पास्ट में नहीं है, ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। स्टूडेंट, जो ब्लू कलर के अंदर जो हमने एक्सप्रेशंस लिखी हैं वो एक्सप्रेशंस एक्चुअल में माइट के यूज़ को रीज़न के तौर पर बता रही हैं कि ये रीज़न है। तो ब्लू कलर में जहाँ भी लिखा है वो रीज़न है माइट को यूज़ करने का। ही इज़ केयरलेस, वह केयरलेस है, वह लापरवाह है, तो उसके लापरवाह होने ने उसके पास होने के चांसेस को घटा दिया। तो लेस चांसेस को शो करने में हम माइट का यूज़ करते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी कार्य के होने की संभावना बहुत ही कम 1-2% या कुछ होती है, जो कि नगण्य होती है, कंसिडरेबल नहीं होती, तो वहाँ पर हम माइट का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर यूज़ किया ही इज़ केयरलेस, ही माइट पास। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह इतना लापरवाह है कि वह शायद ही पास हो। तो शायद में होता है और शायद ही लग करके चांसेस घट गए, और घटे हुए चांसेस को रिमोट पॉसिबिलिटी कहते हैं, दूर की संभावना, इसलिए हमने माइट लगाया। अब आइए दूसरे नंबर एग्जाम्पल को देखते हैं। टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन। टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब हम डिससेटिस्फैक्शन डिस्प्ले करते हैं, शो करते हैं, तो सीधी सी बात है कि अनसर्टेनिटी हमें लगती है कि ये काम शायद हो नहीं पाएगा, और शायद प्लस नहीं ही माइट होता है। जैसा कि आपने पहले एग्जाम्पल में देखा, ये इससे कुछ मिलता जुलता है, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे यू माइट बी मोर केयरिंग रिगार्डिंग हिज हेल्थ। हमने ये वर्ड्स ब्लू कलर में लिखे हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारा स्पीकर है उसकी इंटेंशन यह है कि आप काम कर नहीं पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो ट्रांसलेशन है वो इंटेंशन बेस्ड है, वो सेंस को पकड़ कर बनती है। हम केवल हर बार वर्ड्स के ट्रांसलेशन करके सही ट्रांसलेशन नहीं बना पाते, इसलिए हमें किसी भी मॉडल के यूजेस के सही सेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, जो इस लेक्चर में आपको पूरी तरह से डिस्प्ले किया जा रहा है। तो यहाँ पर है यू माइट बी मोर केयरिंग, तो यहाँ पर कहने वाले का तात्पर्य यह है कि उसे नहीं लगता कि आप उसकी या किसी की भी, जिसकी भी हेल्थ आप देख रहे हैं, करने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। तो अर्थात सक्षम नहीं होंगे में आपने इतनी सारी इंग्लिश वर्ड्स न डाल करके आपने माइट वर्ड लिखकर ही डिस्प्ले कर दिया कि यह अप्रूव्ड नहीं है, ऐसा लगता नहीं है, ये अनसर्टेनिटी है, ये डिससेटिस्फैक्शन है। तो आपका हो गया यू माइट बी मोर केयरिंग रिगार्डिंग हिज हेल्थ। यू माइट बी मोर केयरिंग रिगार्डिंग हिज हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पर माइट आपको ये बता रहा है कि इस बात में आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके बाद टू एक्सप्रेस विश इन इनडायरेक्ट स्पीच। स्टूडेंट्स, जब आप डायरेक्ट में कॉमाज लगा कर लिखते हैं तो आप लिखते हैं ही प्रेड, ही विश्ड, ही होप्ड, इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, मे यू लिव लॉन्ग। तो वहाँ पर क्या होता है, दैट लगाने के बाद आप असर्टिव में बदलते हैं, तो आपको ये याद रखना होता है कि अगर आपका दैट से पहला पार्ट पास्ट में है तो आप मे का माइट करते हैं, तो आपने ये वैसे ही यहाँ पर मे का माइट किया है। और ही पहले आप इसलिए लाए हैं क्योंकि आपने इसको असर्टिव बनाया है, क्योंकि इनडायरेक्ट बनाते समय आप पहले सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं असर्टिव में। ही विश दैट ही माइट लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर विश सेकंड फॉर्म की वजह से मे का माइट हुआ है, जबकि इसका और कोई विशेष अर्थ नहीं है, ना ही इसमें कोई संभावना या कोई लेस पॉसिबिलिटी वाली बात है।
तो ये कैसे पता चला हमें? ये हमें पता चला विश्ड को देखकर। विश्ड के साथ ऐसा अर्थ निकलेगा जो यहाँ पर लिखा है। दे होप्ड, स्टूडेंट्स कई बार ऐसा लगता है कि जैसे विश्ड के साथ ही मे या माइट लगाते हैं, लेकिन एक्चुअल में होप्ड भी यूज़ किया जा सकता है। कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ किया जा सकता है जो विश या उम्मीद को जगाने वाला हो। तो दे होप्ड दैट आई माइट बी प्रॉस्पर सून, तो ये आई में भी प्रॉस्पर का आई माइट बी प्रॉस्पर हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। टू एक्सप्रेस पर्पस, जब हमें कोई उद्देश्य डिनोट करना हो, जब हमें कोई उद्देश्य दिखाना हो, तो स्टूडेंट्स हम मे की जगह माइट यूज़ करते हैं सो दैट के बाद। वह मार्केट गया ताकि कुछ ज़रूरी सामान को खरीद सके, तो यहाँ पर हमने माइट का यूज़ किया है। वह बाजार गया, पास्ट के अंदर लिखा है ही वेंट टू द मार्केट, और ताकि के लिए हमने सो दैट के साथ माइट यूज़ किया है। अगर सो दैट से पहला पार्ट आपका प्रेजेंट में होता तो आप इसको में यूज़ करते, सो दैट ही में परचेज। तो स्टूडेंट्स एक नई बात ये और जान लीजिए कि दैट से पहले सो लगना ज़रूरी नहीं है। ये सेंटेंस आप ऐसे भी लिख सकते थे, ही वेंट टू द मार्केट दैट ही माइट परचेज सम एसेंशियल थिंग्स और गुड्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पॉइंट नंबर 5, इन क्लोजेज ऑफ कंसेशन और एडवर्स एक्शन। स्टूडेंट्स जब हम कुछ करते हैं और रिजल्ट बिल्कुल सिमिलर ना होकर के उसका ऑपोजिट जाता है, तो उस तरह की सिचुएशंस को डिस्प्ले करने के लिए भी हम माइट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, ऐसा नहीं हो सकता, तो जैसे कि आप हावेवर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ट्राई एज शी माइट, यानी आप कितना भी कर लें रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर अगले पार्ट में कुड दिया है, कुड इमेजिनेशन के लिए है। कुड का यूज़ यहाँ ये क्यों किया, ये हम कुड के लेक्चर में बताएंगे। तो ये इमेजिनेशन की वजह से हमने यहाँ कुड का यूज़ किया है। ट्राई एज शी माइट, चाहे वह कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले। तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से बनती है, इन स्पाइट ऑफ हिज मैनी एफर्ट्स ही विल नॉट बी एबल टू परस्यूड हिम ऑन वट एवर इज रिटन, जो भी आगे लिखा है। तो इस तरह के सेंस में आपने माइट यूज़ करना है जब आपका एडवर्स उल्टे रिजल्ट्स आ रहे हों और आपके प्रयास के विपरीत जा रहा हो। इन एग्जाम्पल नंबर 6, इन दैट क्लोज आप जानते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फॉर्म में दैट यूज़ करते हैं। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, दूसरे शब्दों में अगर हम ट्रांसलेशन में या क्लोजेस की बेस पर कहें तो ये कहेंगे कि नाउन क्लोज है और नाउन क्लोज में दैट, नाउन क्लोज को दैट क्लोज कहते हैं। अभी ये एग्जाम्पल आपका मैच करता है विश वाले से, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स केवल विश थी। इसमें आपका दैट क्लोज का मतलब दैट लगना नहीं होता, इसमें इंटेरोगेटिव भी आ सकता है। जब दैट नहीं ना लगाकर आप क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, इफ़ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट में है, ही टोल्ड मी दैट ही में कम इन, तो यहाँ ही आस्क्ड भी हो सकता था, ही सेड भी हो सकता था, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस वाले को हम लिख सकते हैं, तो दैट की जगह वेदर हो सकता है, तो ये दैट वाली ही क्लोज होती है, बट इसका जो कंजक्शन है चेंज हो जाता है क्योंकि इसके अंदर की अंडरस्टूड होता है। तो दैट से पहले पास्ट आने पर आप अंदर के मे का पास्ट माइट करते हैं, और ये आपको ध्यान रखना होता है कि ये क्वेश्चन भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये असर्टिव भी हो सकता है। आइए अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। इन कंडीशनल सेंटेंस, स्टूडेंट्स कंडीशनल सेंटेंस में हमने ये पढ़ा था कि अगर इफ के साथ सेकंड फॉर्म आए तो विल का वुड, शैल का शुड करते हैं। स्टूडेंट्स ऐसा जब करते हैं जब रिजल्ट निश्चित हो और वही रिजल्ट आने वाले वेट कर रहे हों, प्लानिंग हो। लेकिन जब संभावना की बात हो तो हम मे का यूज करते हैं, और इफ के साथ सेकंड फॉर्म आने पर आपको मे की जगह माइट यूज करना होता है। तो ब्लू कलर में हमने रीजन एक्सप्रेस किया, इफ यू पोर्ड हॉट वाटर इनटू इट इट माइट ब्रेक, तो शायद ये टूट जाए। अब शायद में मे को माइट कर दिया क्योंकि पोर्ड यहाँ सेकंड फॉर्म है। देखते हैं नंबर 8, अ पास्ट ऑफ माइट। 8 में भी कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर एक खास बात यह है कि ये अनरियल पास्ट है। स्टूडेंट जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि मे और माइट प्रेजेंट और फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, लेकिन
अगर हमें पास्ट ही बनाना हो तो स्टूडेंट्स माइट का पास्ट माइट हैव ही होगा। माइट हैव कभी फ्यूचर नहीं बताएगा, क्योंकि इसका यूज हम केवल तभी करते हैं जब कोई घटना पास्ट में हो चुकी है या हो सकती थी या जो भी हो, होगी पास्ट से रिलेटेड, अब कोई चांस नहीं है। तो हमारी हिंदी कुछ इस तरह से है, अगर आप मनी सेव नहीं करते तो आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ती, तो उठा नहीं रहे इसका मतलब है यू माइट हैव सफर्ड, का मतलब यू आर नॉट सफरिंग नाउ, नॉट येट। तो जब ऐसा होता है कि अब नहीं हो रहा, ऐसा हो जाता, तो आप माइट हैव का यूज करते हैं। दूसरा आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, अगर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस या हेड प्लस थर्ड फॉर्म आपको दी गई है तो आप क्या करेंगे कि अगले पार्ट में आप माइट हैव का यूज बिल्कुल बेफिक्री के साथ कीजिए। और ये अनफुलफिल्ड या अनरियल सिचुएशन कहलाती है। अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, बट हुआ नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे लेक्चर्स, ये सारे पॉइंट्स आपको सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले लेक्चर में हम किसी दूसरे मॉडल को डिस्कस करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। और प्लीज़ आप अपना फीडबैक हमें देते रहिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम इसे और बेहतर बनाते जाएं और आपकी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड उनको बहुत अच्छे से पूरा करते जाएं। आपका एनकरेजमेंट हमारे लिए बहुत अहम है। प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को अगले सभी टॉपिक से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स।